अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है? हेलो। आप लोगों को आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है सबको? हेलो। आई गेस की आवाज़ आ रही होगी। अभी हम अच्छा एक कोर्स रिएक्ट का जो हमने शुरू किया हुआ है, इसको एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। इसमें ये वाले टॉपिक हमने डिस्कस करने हैं, तो ये वन बाय वन इसको हम यहाँ से देखना शुरू करेंगे। थोड़ा सा आज मैं रिवाइज कर दूंगा कुछ वीडियोस, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट जो है वो मूव ऑन होंगे यार। ये कितना हमने कर लिया है और कितनी चीज़ें जो हैं वो हमारी रहती हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मॉड्यूल वन में है कि रिएक्ट क्या है वो हमने डिस्कस कर लिया था वेरी फर्स्ट इंट्रोडक्शन में कि रिएक्ट क्या है, उसकी क्यों ज़रूरत है, वो क्या क्या उसके फ़ायदे हैं। हम इसमें कंपोनेंट बेस्ड इंजीनियरिंग के तहत काम कर सकते हैं, और भी इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो बेनिफिट्स हैं इसमें छोटे छोटे कि इसकी परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी आउट क्लास है फ्रंट एंड के अंदर। इसकी रीज़न ये है कि ये अपने साथ जो है वो अ, एक रियल डोम होता है, एक ये वर्चुअल डोम क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हमारी जो साइट की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। उसके बाद हम सिंगल पेज एप्लीकेशन इसके थ्रू बना सकते हैं। इसके अलावा जो है हम अपनी बिग एप्लीकेशन को के डाटा को अच्छा मैनेज कर सकते हैं इसके अंदर, और रिफ्लेक्स आर्किटेक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी बहुत सारे इसके अंदर जो हैं वो बेनिफिट्स हैं जो इसके एडवांटेजेस कहलाते हैं। उसके अलावा जो है फिर हम रिएक्ट के अंदर जो है HTML यानी जावास्क्रिप्ट की फाइल में HTML लिख सकते हैं, उसको हम JSX बोलते हैं। कि हम JSX के थ्रू रिएक्ट की साइट के अंदर जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर हम HTML को लिख पा रहे हैं। और उसकी रीज़न क्या है कि हम उसमें वो JSX की वजह से हम उसके अंदर लिख पाते हैं। सही है। फिर बाद में बेबल या दूसरे जो कंपाइलर्स हैं वेबपैक वगैरह, उसके थ्रू वो जो भी अ, हम HTML जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं वो कंपाइल होती है, फिर एट द एंड ब्राउज़र के लिए अंडरस्टैंडेबल आउटपुट एक निकल के आती है। उसके बाद जो है हमारे पास मॉड्यूल थ्री है। उसके अंदर वर्चुअल डोम के रिलेटेड कंसेप्ट है कि हमारे पास रिएक्ट जो है वो एक वर्चुअल डोम क्रिएट करता है। लेट्स सपोज अगर हम कोई भी साइट ओपन करें, जस्ट लाइक ये ज़ूम की साइट है, तो ये एक HTML जो आपको नज़र आ रही है इसको हम डोम बोलते हैं कि इसके अंदर सारी चीज़ें जो हैं HTML के टैग बाकी सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर डोम के अंदर लिस्टेड हैं, या आप कह लो कि जो भी HTML हम डिफाइन कर रहे हैं वो इसके अंदर नज़र आ रही है। तो इस तरह का एक डोम जो है वो रिएक्ट अपने लिए मैनेज करता है, जिसको हम वर्चुअल डोम बोलते हैं। उसका फ़ायदा क्या होता है? लेट्स सपोज अगर हमने ये वाली लाइन चेंज की है तो वो कंपैरिजन करता है कि इसके अलावा जितने टैग हैं वो एग्जैक्टली सेम थे, सिर्फ ये टैग चेंज हुआ है, तो वो सिर्फ इस टैग को जो है वो रियल डोम में चेंज करेगा। अदरवाइज अगर हमने वर्चुअल डोम ना हो तो हमें सारी जो डॉक्यूमेंट है, यानी कि ये सारा जो डोम है रियल डोम, उसको अपडेट करना पड़ता है, जो कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिसोर्सेज और टाइम लगता है। तो इसी वजह से रिएक्ट पॉपुलर है कि वो क्या करता है कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट जो अपडेट हुआ है उसको ही सिर्फ स्क्रीन पे अपडेट करता है या डोम के अंदर अपडेट करता है, जो कि अक्सर यूज़र को नज़र आ रहा है। बाकी मैनेजमेंट के बाकी क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं नहीं हुई, ये रिएक्ट इटसेल्फ खुद से मैनेज करता है, उसका हमें वो नहीं होता। अच्छा, उसके अलावा जो है ये तो इंट्रोडक्शन के ही रिलेटेड हैं दोनों दिनों, आज जो हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, इसके बाद जो है वो रिक्वायरमेंट, इसको कैसे हमने सेटिंग अप करना है,
सॉरी इसका इन्वायरमेंट डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, वो हमने क्रिएट रिएक्ट ऐप के थ्रू नहीं, ऐप बनाते हैं उसके थ्रू हम ये सेटअप करते हैं, तो वो हमें ऑलरेडी वो हमने कर लिया हुआ था। अच्छा, उसके बाद जो है क्रिएटिंग ए सिंपल रिएक्ट एप्लीकेशन। हाँ जी, रिएक्ट की एप्लीकेशंस भी हमने सिंपली क्रिएट की हुई हैं। तो रिएक्ट की एप्लीकेशन है, इसके अंदर हम फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। इसमें हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे लाइक बटन का एक कंपोनेंट है, उस बटन के कंपोनेंट को हम फर्दर डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जो है इसमें जैसे लाइक एक फुटर कंपोनेंट है, उसको हम फर्दर डिफरेंट कंपोनेंट के अंदर नेस्टिंग कर सकते हैं, यानी कि एक कंपोनेंट के अंदर फर्दर मजीद कंपोनेंट आ सकते हैं, उसके भी अंदर मजीद कंपोनेंट्स आ सकते हैं। ये भी रिएक्ट का जो है वो कंसेप्ट है कि हम यहाँ पे कंपोनेंट बेस अपनी एप्लीकेशन को डिज़ाइन कर सकते हैं, फिर हर एक कंपोनेंट के अंदर फर्दर मजीद कंपोनेंट जो है वो ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये नेस्टिंग कंपोनेंट हो गया। फिर जो भी हमने उसके अंदर बाद में रिएक्ट के अंदर प्रॉप का कंसेप्ट पढ़ा था कि अगर पेरेंट कंपोनेंट ने चाइल्ड कंपोनेंट को पास करनी है, तो वो थ्रू रिएक्ट प्रॉप्स के कंसेप्ट के थ्रू वो पास कर सकता है। हाँ, उसके अलावा जो है हमने जो है उसके अंदर स्टेट्स का पढ़ा कि हम स्टेट्स क्या होती हैं। लास्ट टाइम भी हमने लास्ट क्लास में स्टेट ही कवर की थी कि स्टेट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, उसको हम कैसे जो है वो मैनेज कर सकते हैं, और कैसे हमारी यूआई अपडेट होती है, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट कैसे कॉल होते हैं, उसके बारे में हमने डिस्कशन शुरू की। हाँ, उसके अलावा जो है उसको अब हम मजीद भी पढ़ेंगे आज कि स्टेट के थ्रू हम कैसे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, बट अभी के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा। अच्छा, उसके अलावा जो है हमारे पास रिएक्ट यूआई या फॉर्म्स टैकल कैसे करना है, ये भी वैसे लास्ट क्लास में हमने किया था, लेकिन इसके अंदर मैं दोबारा से इसको रिवाइज करूंगा ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए कि रिएक्ट के अंदर यूआई या फॉर्म्स वगैरह हम कैसे टैकल कर सकते हैं। तो अभी हम उसी पोर्शन से स्टार्ट करेंगे कि स्टेट्स कैसे काम कर रही हैं, और ये हमारे रिएक्ट के अंदर जो फॉर्म्स हैं वो कैसे वर्क करते हैं, ठीक है, उनकी यूआई कैसे डिज़ाइन होती है, वो चेंजेस कैसे होती हैं, उन चीज़ों को हमने जो है वो एडजस्ट करना। सही है। तो हाँ, लेट मी सी। हम क्या करते हैं यहाँ पे, सही है, हमने टाइम भी चाहे के लिए पिछली क्लास से कोड कॉपी कर लिए, और मैं अब इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ मॉड्यूल्स को, फिर हम जो है रन कर लेते हैं।
अच्छा जी, इंस्टॉल हो गया। मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये लास्ट टाइम हमने जो है कुछ प्रोडक्ट्स वाली एप्लीकेशन ई कॉमर्स ऐप बनाई थी। तो ये उसमें थोड़ी मैंने स्टाइलिंग वगैरह सेट करके आपको दी थी, कैटेगरी वगैरह जिसमें से हम ऐसे डिलीट कर पाते हैं, हम नई प्रोडक्ट जो हैं वो ऐड कर पाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको इम्प्लीमेंट करके दी थी। अभी इसको मैं दोबारा से करता हूँ एक फॉर्म्स को, कि ये जो मैंने इनपुट लगाए थे ये कैसे वर्क कर रहे हैं। ये जो मैंने डिलीट के बटन चीज़ें लगाई थी कैसे काम कर रही हैं, इसके ऊपर हम फिर डिस्कशन करते हैं फिर फॉर्म्स वगैरह के ऊपर। अच्छा, इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम्म, एक पेज बना लेते हैं। फॉर्म्स करके पेज बना लेते हैं और उसके अंदर हम कंपोनेंट जो है वो मैंने बना ली है, और एव डॉट जे में हम आते हैं तो वो कंपोनेंट हम इधर कॉल कर लेते हैं। ये form। तो अब हमें स्क्रीन पे जो है वो कंपोनेंट नजर आना चाहिए। तो प्रोडक्ट को बंद कर चुके हैं। सॉरी, क्लास 3 में हमने इसको खोला हुआ है और हम सेटअप जो है वो क्लास 4 में हमने चलाया हुआ था। तो वो मैं क्विकली चेंज कर लेता हूँ और पेजेस में आके कुछ नया पेज बना लेते हैं रिएक्ट काम करके। और इसमें हम स्टाइल और इसमें हम कंटेंट कर लेते हैं डॉट जेएस में आके। और स्क्रीन में मेरे एक फॉर्म्स वाला कंपोनेंट नजर आ रहा है। तो अब हमने यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ये लेनी है सबसे पहले कि ये कंपोनेंट कैसे बनाते हैं। ये चीज़ हमने यार की डिस्कस की है इशूज वाले कंपोनेंट में। एक्सपोर्ट का क्या मतलब है, इंपोर्ट, ये एक रिएक्ट का कंपोनेंट हम इसको कहते हैं फंक्शन कंपोनेंट कहते हैं। ये फंक्शन की कीवर्ड पे यूज आता है। तो एक फंक्शनल रिएक्ट का फंक्शनल कंपोनेंट हमने बना लिए। अब हमने इसमें चीज़ें जो डिस्कस करनी है वो करनी है, एक इवेंट्स कैसे काम करते हैं, रिएक्ट के अंदर इवेंट्स कैसे काम करते हैं, और रिएक्ट के अंदर जो है वो फॉर्म के स्टेट्स कैसे काम करते हैं। तो रिएक्ट इवेंट्स एक अलहदा कंसेप्ट है, स्टेट का अलहदा कंसेप्ट है, फॉर्म से हमें डाटा कैसे गेट करना है वो एक अलहदा कंसेप्ट है। तो स्टेट वाला कंसेप्ट कैसे काम कर रहा है, उसके लिए हमने डिस्कस किया था कि एक पावरफुल वेरिएबल होता है जिसके चेंज होने से स्क्रीन पे चेंज नजर आता है। तो जस्ट लाइक मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, क्विकली एक स्टेट बना लेता हूँ नेम की। set में वैल्यू रख देते हैं।
इसको इंपोर्ट कर लेते हैं रिएक्ट में से, क्योंकि ये रिएक्ट का फंक्शनलिटी है जिसकी वजह से हम स्टेट बना पाते हैं। तो ये नेम, सेट नेम, और ये मैंने सेट कर दिया यहाँ पे। तो अगर मैं स्क्रीन पे ये नेम प्रिंट करता हूँ और इसकी इनिशियल वैल्यू अगर हम देते हैं, और अगर मुझे कभी भी रिटर्न के अंदर, यानी कि जहाँ मैं HTML लिखता हूँ, JSX बोलते हैं इसको, जहाँ मैं JSX लिखता हूँ, उसके दरमियान कभी भी मुझे जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो मुझे ये कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करना है। सही है। तो अगर मुझे रिटर्न के दरमियान जावास्क्रिप्ट लिखनी है, यानी कि जिधर HTML के टैग्स के दरमियान जावास्क्रिप्ट लिखनी है, तो आपको ये कर्ली ब्रेसेस लगाना है जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए। उसके अंदर मैं एक वेरिएबल जो है नेम है वो प्रिंट कर सकता हूँ। जब प्रिंट करूंगा तो मुझे अली नजर आ रहा है, यहाँ पे मैं इसको अली करूंगा तो मुझे अली नजर आ रहा है। That's cool। अच्छा, अभी ये सारी चीजें ठीक हैं, ये मुझे अली लिखने से अली नजर आ रहा है, नेम लिखने से नेम नजर आ रहा है। ये तो हम वेरिएबल के थ्रू भी अगर बना के करें तो उस वक्त भी ये बात हमें सही लगेगी, समझ आ जाएगी ये, इसको हमने ये चीज सेट करनी है। तो इसकी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब हम रियल टाइम बगैर रिफ्रेश किए इस स्टेट को चेंज करेंगे, जो कि हमें मिलेगी ये दूसरे पैरामीटर के अंदर जो फंक्शन है, इसकी मदद से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ इसकी स्टेट को। जब मैं इसकी मदद से स्टेट चेंज करूंगा तो क्या होगा कि रियल टाइम के अंदर मेरी यूआई के ऊपर स्क्रीन चेंज पे जो भी चीजें हमने चेंज की हैं वो नजर आएंगी। इसीलिए वर्चुअल डॉम जो है वो काम आता है। वो क्या करता है, वो चेक करेगा कि ये वाली डिव चेंज हुई है तो उसको रियल टाइम में हमारे रियल डॉम में रिप्लेस करेगा। तो वो करने के लिए हमें इवेंट का एक सेटअप बनाना पड़ेगा। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक बटन बनाऊँ यहाँ पे। एक काम करते हैं कि इसको हम यहाँ से जो है वो ठीक बना देते हैं। चलो इसको हम ठीक है टैग में बदल देते हैं। से इसके नीचे मैं एक बनाने लगा हूँ बटन। तो ये उस बटन में लिखता हूँ चेंज नेम से। तो ये मैंने बटन बनाया, ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। अब मैं इसके ऊपर अप्लाई करूंगा इवेंट। इवेंट क्या होता है कि जब भी इस बटन पे क्लिक होगा तो वो पर्टिकुलर फंक्शन हमारा कॉल होगा। अच्छा, जब भी ये पर्टिकुलर जो है बटन क्लिक होगा तो वो हमारा जो है, सॉरी, ये हमारी स्टेट जो है वो हम जब भी इस बटन पे क्लिक होगा तो एक फंक्शन या इवेंट हम जिसको बोलते हैं वो होगा रन। तो वो इवेंट हम कैसे कैच कर सकते हैं, इसके लिए इवेंट कैच करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है ऑन क्लिक। अच्छा, ऑन क्लिक का मतलब ये है कि जैसे ही बटन पे क्लिक होगा तो ये वाली चीज रन होती है, और ये जब रन होगी तो इसके अगेंस्ट हम कोई भी फंक्शन चला सकते हैं। तो फंक्शन हम रिएक्ट के अंदर नॉर्मली एरो फंक्शन डिफाइन करते हैं। उसकी रीजन ये है कि ये जो है वो फास्ट होते हैं, मेमोरी के अंदर मेमोराइज रहते हैं। तो इक्वली यानी कि हम इनकी मदद से ये नॉर्मल फंक्शंस की नस्बत थोड़ा फास्ट होते हैं, जिसके हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो वो कैसे करते हैं वो ऑलरेडी हमें आइडिया है, सिंटैक्स आता है एरो फंक्शन कैसे बनाते हैं। जस्ट लाइक मैं कहता हूँ कि सेट यूजर या ऑन क्लिक, ठीक। ऑन क्लिक हैंडलर, अब ऑन क्लिक हैंडलर को मैं रिएक्ट के अंदर कैसे इस इवेंट को पास करूंगा। अब मैं ये चाहता हूँ इस बटन पे क्लिक हो तो ऑन क्लिक हैंडलर का इवेंट चलेगा। जब ये ऑन क्लिक हैंडलर का इवेंट चलेगा तो इसके अगेंस्ट में कोई फंक्शन कॉल करना चाहता हूँ, और फंक्शन मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। तो उस फंक्शन को मैं यहाँ पे सिंपली पेस्ट करूंगा। अच्छा, मुझे इस फंक्शन को नॉर्मली जब भी कॉल करना होता है तो हम ऐसे कॉल करते हैं इसको, राइट। लेकिन इवेंट के अंदर हम सिर्फ उसका नाम लिखेंगे, वो ऑटोमेटिकली जब ये फंक्शन क्लिक होगा तो ये कॉल होगा। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। हम एक यहाँ पे अलर्ट लगा देते हैं ऐसे ही, और बटन क्लिक हुआ अलर्ट आया, बटन क्लिक हुआ अलर्ट आया, बटन क्लिक हुआ अलर्ट आया।
तो इसका मतलब ये है कि जब भी बटन पे क्लिक हो रहा है तो अलर्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर हमने किसी बटन के ऊपर क्लिक होने पे कोई इवेंट गेट करना है तो हम कैसे लगाएंगे, ऑन क्लिक उसका बिल्ट इन इवेंट्स हैं। उस इवेंट के आगे इक्वल टू का साइन जैसे एट्रीब्यूट होता है, उससे हमने चूंकि जावास्क्रिप्ट लिखनी है और एचटीएमएल के अंदर लिखनी है, इसलिए हम ये कर्ली ब्रेसेस लगा रहे हैं। और यहाँ पे हमने उस फंक्शन का नाम लिख दिया जिसको हम इस बटन के ऑन क्लिक पे कॉल करना चाहते हैं। दैट मेक सेंस। उसके अलावा जो है ये चीज हो गई हमारे पास। अब हमने क्या करना है कि ये काम करा है। एक चीज और इंटरेस्टिंग है कि हम इस फंक्शन को नॉर्मली, एक फंक्शन जो है वो पैरम भी गेट कर सकता है, जस्ट लाइक मैं कहता हूँ कि पैरम्स, तो ये पैरम्स भी कुछ गेट कर सकता है, मतलब ए बी सी कुछ भी वैल्यू जितने चाहे पैरम्स हम गेट कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट पैरम, ऐसे मैंने पहला पैरम गेट करने के लिए इसको फर्स्ट पैरम किया, वो मैंने इधर पास कर दिया। अच्छा, वो फंक्शन हम इसको पास कैसे कर सकते हैं कि डेफिनेटली जब भी फंक्शन कॉल करते हैं तो उस वक्त हम यहाँ से जो है हम पैरम पास कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से पास करूंगा पैरम समथिंग, तो अभी क्या होगा, ये बगैर कॉल किए फंक्शन जो है वो कॉल होता जाएगा। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको हमें यहाँ पे एक और एरो फंक्शन बनाना है इसको बाइंड करने के लिए। उसके रिटर्न में फिर हमें इस फंक्शन को कॉल करना है। तो फिर ये क्या होगा कि जब देखो यहाँ पे ऑन क्लिक का के आगे जो फंक्शन लिखा है वो तब चलेगा जब ये वाला फंक्शन उसको, ये वाला इवेंट उस पर चलाएगा। तो अगर हम उसको खुद से ऐसे रन कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। तो इसलिए हमने कंट्रोल इस ऑन क्लिक को देना है। तो कंट्रोल ऑन क्लिक को देने के लिए हम इस फंक्शन को कॉल नहीं कर रहे हैं, ये कौन कॉल करेगा, ऑन क्लिक। उसके रिटर्न के अंदर हमने एक और अपना फंक्शन कॉल कर दिया, सही। तो अब ये सेम जैसे पहले काम कर रहा था वैसे काम करेगा, लेकिन अब हमें समथिंग टेक्स्ट भी नजर आ रहा है। यानी कि दो तरीके हैं। अगर आपने कोई इस फंक्शन को, यानी कि जब भी बटन के ऑन क्लिक पे जो आपने फंक्शन कॉल करना है, अगर उसको आपने कोई पैरम नहीं भेजना है तो फिर आप डायरेक्टली उसको ऐसे कॉल कर सकते हो, मतलब बगैर ब्रैकेट्स लगाए ऐसे कॉल कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपने उसको पैरम देना है तो ये फिर क्या करना पड़ेगा, आपको एक और एरो फंक्शन यहाँ पे बनाना है, उसके आगे फिर वो फंक्शंस को डिफाइन करना है, ठीक। इसका फायदा क्या है कि ये बटन के ऑन क्लिक के ऊपर ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, उसके अंदर हम एक और फंक्शन जो है एग्जीक्यूट करेंगे जिसको हम के पैरामीटर जो है वो पास कर रहे हैं, ठीक। तो अब हम जो भी यहाँ से पास करेंगे इस बटन पे क्लिक होने के ऊपर, वो गेट करके हम इस स्टेट में सेट करना चाहते हैं। तो हम सिंपली यहाँ पे सेट नेम के अंदर जो भी फर्स्ट पैराम आया उसको हम पास कर देंगे, और यहाँ पे नज़र आ रहा है, जैसे मैं क्लिक करूँगा समथिंग नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि हमने इस फंक्शन को एक पैराम पास किया समथिंग, वो यहाँ पे रिसीव हुआ है, उसके बाद हमने इसको स्टेट में सेट कर दिया, और स्टेट हम नीचे यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और जैसे ही ये फंक्शन चलेगा, स्टेट सेट होगी तो ये दोबारा रीरेंडर होगा कंपोनेंट, और यहाँ पे नेम जो है वो दोबारा से न्यू नेम जो है वो प्लेस हो जाएगा, सही। तो ऐसे ये इवेंट जो है वो काम कर रहा है। अच्छा, अब हम क्या चाहते हैं कि ये तो हो गया बटन के ऑन क्लिक पे हमें चीजें चेंज करनी। अब हम चाहते हैं कि हम एक फॉर्म बनाएं, इनपुट बनाएं, और वो डिसाइड, उसमें जो भी यूजर लिखे वो हम स्टेट में रखें। तो वो हम कैसे कर सकते हैं कि इस पे आपको पता है कि डिफरेंट एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे लाइक यूजर नेम, उसके बाद जो है इसकी टाइप वो हम रख देते हैं एज, और सही है। फिर इसके ऊपर एक इवेंट मिलता है हमें, जैसे ये एक इवेंट है ना ऑन क्लिक का, ऐसे इस पर्टिकुलर इनपुट पे हमें इवेंट मिलता है, उसको हम बोलते हैं ऑन चेंज। तो ये इवेंट क्या करता है, जैसे बटन के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो ये इवेंट एग्जीक्यूट होता है, इसी तरह जब हम ऑन चेंज पे जब भी हम कुछ चेंज करते हैं इनपुट के अंदर तो ये ऑन चेंज इवेंट चलता है, ठीक है।
जब ये इवेंट चलेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस इवेंट को कैच कर लेंगे कि जो भी इवेंट हमारा यहाँ से एग्जीक्यूट हुआ है। अच्छा, उस इवेंट को कैच करके हम जो है वो एक और एरो फंक्शन यहाँ बना लेते हैं, ऑन चेंज हैंडलर। और उसको यहाँ से मैंने ये इवेंट जो है वो पास कर दिया, सही है। तो एक एरो फंक्शन बनाया, वो कब चलेगा, जब ये ऑन चेंज, जब भी इसके अंदर चेंज आएगा ये फंक्शन चलेगा। उसके रिटर्न में मैंने एक फंक्शन पास करके उसको यहाँ से इवेंट पास कर दिया, ठीक है। इनसे एक जैसे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। अदरवाइज आप ये नाम भी काम करो तो सिर्फ यहाँ पे इवेंट हैंडलर का नाम भी लगा दो तो ऑटोमेटिकली उसे मतलब मिल जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस इवेंट को लॉग करेंगे और मैंने 1 2 3 कुछ लिखा है यहाँ पे, और मैं अब कंसोल देखूंगा तो एवरी टाइम चेंज होने पे, यानी कि 3 टाइम हमने चेंज किया, ये 3 टाइम ये वाला फंक्शन जो है वो हमारा एग्जीक्यूट हुआ, क्योंकि इसको चेंज किया ना हमने 3 टाइम। तो फर्स्ट टाइम जब हमने चेंज किया तो इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, यानी कि इस इवेंट के अंदर कब कॉल हुआ, इसके मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है वो चीज़ें हैं। जो हमने वैल्यू चेंज की वो यहाँ पे प्रिंट हो रही है। उसके अलावा भी इसमें आपको बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं इसको चेंज करने के, लेकिन हमारे काम की चीज़ है टारगेट के अंदर, वैल्यू के अंदर, सही है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ चेंज हुई थी वो हमें यहाँ पे नजर आ रही हुई है। तो अब लेट्स सपोज अगर हम कुछ नया चेंज करते हैं, इसमें लिखते हैं नहीं, तो ये देखें अब कितनी चीज़ें इसके अंदर जो है वो चेंज हो रही है। जितनी दफ़ा मैंने इसको चेंज किया उतनी दफ़ा इस इवेंट ने रन होगा, सही है। तो अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू गेट करेंगे, जो यूजर चेंज कर रहा है वो गेट करनी है, तो वो मिलेगी हमें इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू के अंदर। तो अब क्या होगा यहाँ पे, मैं जो भी चेंज कर रहा हूँ वो आप देखो, इवेंट डॉट टारगेट के अंदर वो मुझे चेंजेस जो है वो नजर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब कैसे काम कर रहा है ये इनपुट, हमने कैसे मैनेज किया कि हमने एक इनपुट का टैग लगाया, सही है। उसके ऊपर इवेंट लगाया। ये इवेंट की खूबसूरती है कि इसको हम कॉल नहीं कर रहे हैं, जैसे ऑन क्लिक को हम कॉल नहीं कर रहे थे ना, ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब हम बटन पे क्लिक करते हैं। इसी तरह हम जब इनपुट में कुछ लिखते हैं तो ये ऑन चेंज ऑटोमेटिकली चलता है। इस ऑन चेंज के ऊपर हमने एक एरो फंक्शन बनाया है, उसने हमें इवेंट पास किया है। उस एरो फंक्शन के अंदर हमने एक और अपना फंक्शन कॉल कर दिया ऑन चेंज हैंडल का, वो हमारा यहाँ पे आ गया। अच्छा, वो हमें ई देगा, ई मतलब इवेंट। उस इवेंट के अंदर इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करें तो जो भी यूजर चेंज कर रहा है वैल्यू वो हमें मिल जाती है। हम क्या करेंगे, सिंपली इसको हम यहाँ पे स्टेट में रख देंगे, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो उससे हमें क्या मिलेगा फायदा, कि जब भी मैं इधर कुछ चेंज करूंगा, जब भी मैं इनपुट में कुछ चेंज कर रहा हूँ तो वो हमारे पास यहाँ पे ऊपर भी चेंज हो रहा है, सही। तो ये फायदा है जी इसका कि हम जब भी चेंज कर रहे हैं यहाँ से तो वो हमारे पास ऊपर इनपुट में भी चेंज आ रही है। तो दैट्स फाइन। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आई होगी कि इनपुट के टैग के अंदर हमने कैसे डाटा इनपुट से जो है वो गेट किया, सही है। इसी तरह हम किसी भी तरह के फॉर्म से डाटा जो है वो गेट कर सकते हैं। जस्ट लाइक हमने इनपुट से डाटा ले लिया है, इसी तरह हम हम्म, अगर इनपुट टाइप ईमेल से डाटा लेना है तो वो भी हम सेम ही लेंगे ना। इनपुट टाइप ईमेल मैंने रख दिया है और प्लेस होल्डर पर ईमेल, सही है। और यहाँ पे हम उसके ऑन चेंज के ऊपर
अच्छा, अगर हमने मजीद अपने ये फंक्शन बचाने हैं जो हमने लगाए हैं यहाँ पे, एक फंक्शन ये बनाया ऊपर बनाया, तो हम यहीं पे एक एरो फंक्शन बना के ऐसे, और अब डेफिनेटली हमने एक और इनपुट का डाटा सेव करना है, तो एक इनपुट का डाटा तो सेव हो रहा है एक स्टेट में, तो अगर हमने एक और इनपुट का डाटा सेव करना है तो हमें एक और स्टेट बनानी पड़ेगी। तो स्टेट बनाने के लिए फिर से ईमेल और सेटिंग में यूज स्टेट, डिफॉल्ट में मैंने उसका एम्प्टी छोड़ दिया, और यहाँ पे फिर मैं डायरेक्टली सेट ईमेल को ही कॉल कर सकता हूँ। तो उसमें वैल्यू पास कर देंगे वन डॉट आरजी डॉट वैल्यू, और इसको मैं यहाँ पे आके में, और उसके आगे हम जावास्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं तो कंटिन्यू ब्रेसेस, और फिर उसमें मैं स्टेट प्रिंट कराना चाहता हूँ। ठीक है, तो अभी कुछ नहीं आ रहा है, ईमेल नेम लिखा हुआ ऊपर प्रिंट होता है, और इवन डॉट आर्गी डॉट वैल्यू है ना कि स्पेलिंग मिस्टेक मैंने की थी, तो जैसे मैं अब चेंज कर रहा हूँ तो उसमें चेंज आ रही। ठीक है, जैसे चेंज कर रहा हूँ नेम चेंज होता है, जैसे चेंज कर रहा हूँ तो ईमेल चेंज होता है। ठीक है, तो या तो हम ऐसे अपना ऊपर एक फंक्शन बना के कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली स्टेट वाला जो फंक्शन है वो भी कॉल कर सकते हैं साउंड चेंज के अंदर। इसी तरह हमारे पास जो दूसरी टाइप्स होती हैं, जस्ट लाइक जैसे ये एक बॉक्स मैंने बना दिया समथिंग है, तो अगर हम इस पे इसका डाटा गेट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें मतलब कोई स्टेट बनाना पड़ेगी, और इसके ऊपर हम ऑन चेंज लगा सकते हैं, जिसकी मदद से जो भी इसमें चेंज आएगा वो हमें मिल जाएगा। तो इसके लिए हमें फिर एक स्टेट बनाना पड़ेगी, टेक्स्ट एरिया, बिग टेक्स्ट बोल सकते हैं, ये बिग टेक्स्ट होगा ना, यूज से मिल जाएगा हमें इसका, जैसे ठीक है, ऐसे हम इसको भी ऐसे चेंजेस लेके आ सकते हैं इसके अंदर। उसके अलावा जो है हमारे पास हाँ, हम्म, अच्छा यहाँ से हम देख लेते हैं कौन कौन से फॉर्म्स के अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे पास, फिर कौन कौन सा फॉर्म हम लगाना चाह रहे हैं। तो जिस लाइक हमें रेडियो बटन लगाना है तो हम टाइप रेडियो कर देंगे।
ठीक है, इनके ऊपर हमें लेबल भी लगाना पड़ेगा डेफिनेटली, अगर हमें इसके ऊपर कुछ चीज़ शो करनी है तो लेबल लगा देंगे इधर। सही है, ऐसे ये इनपुट बॉक्सेस बन गए हैं हमारे पास, कि कौन कौन सा हमारे पास जो है वो बॉक्स है। तो इसको हम कैसे